today we'll start with motion. तो सबसे पहले तो हम मोशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं. If any object, or it can be a body, changes its position with respect to time and a reference point, then that object is said to be in motion with respect to that reference point. सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मोशन जो है वो सिंपली एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट पजेस करता है. कब करता है अभी इसको देखेंगे. ठीक है, मोशन सिंपली एक प्रॉपर्टी है, ये कोई चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं. ये सिंपली एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, और दूसरी चीज़, मोशन एक रिलेटिव टर्म है. वाई इट इज़ अ रिलेटिव टर्म? जस्ट बिकॉज वो रेफरेंस पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट वेरी कर जाता है. अब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. तो ये तीन बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी changes its position with respect to time and a reference point, then that object is said to be in motion with respect to that reference point. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में. ठीक है, और हम ये भी बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए मैं एक पॉइंट ए पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे पॉइंट बी पर जाना है. तो मेरा जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. और मैं ये मान लेता हूँ कि एक पॉइंट सी पर एक कोई आदमी बैठा हुआ है. इसको मैं ऑब्जर्वर बोल देता हूँ. ये वेला है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, तो ये पेड़ के नीचे पॉइंट सी पर बैठा हुआ है और मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है. इनिशियली इस सी के रेस्पेक्ट में जो मेरी पोजीशन होगी वो ये होगी. बिल्कुल, जब मैं चलना शुरू करूँगा तो थोड़ी देर में जो सी जो है वो मेरी पोजीशन में चेंज ऑब्जर्व करेगा और वो चेंज कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करेगा. वो थोड़ी देर बाद मेरी पोजीशन और चेंज हो जाएगी, फिर पोजीशन चेंज होगी मेरी थोड़ी देर बाद, एंड फाइनली आई विल बी एट माई डेस्टिनेशन. तो जो मेरी पोजीशन है वो सी के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है. सी क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ से मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरे मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो एक सी रेफरेंस पॉइंट है, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरी जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हुई जा रही है. तो इसका मतलब कि मैं जब ए से बी तक गया तो मैं मोशन में था. इतना कहना ठीक नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा. परफेक्ट क्या होगा कि ए से बी तक जब मैं गया तो मैं सी के रेस्पेक्ट में मोशन में था. समझ में आया कि नहीं? अब इसको और क्लियर करते हैं. मान लो मैं एक गाड़ी में गया. ठीक है, ये मैं बैठा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये मेरे साथ कोई और बैठा हुआ है. तो जब मैं गाड़ी में ए से बी पॉइंट तक जाऊँगा तो जो मेरे साथ गाड़ी में बैठा है, क्या उससे मेरी पोजीशन चेंज होगी? बताओ. अगर मैं अपने आप को एक रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, पॉइंट डी, तो क्या जो मेरे साथ बैठा है उसकी डिस्टेंस डी से यानी मुझसे चेंज होगी ए से बी तक जाने में? बिल्कुल नहीं होगी. जो डिस्टेंस है वही बनी रहेगी. बनी रही कि नहीं? तो जो डी पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में ये जो है वो रेस्ट में है, यानी कि ये मोशन में नहीं है. समझ में आया कि नहीं? ठीक उसी तरीके से अगर हम इस दूसरे व्यक्ति को पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में देखें तो उसके रेस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है. इसका मतलब जो मेरे साथ बैठा हुआ है, मिस्टर एक्स मान लेते हैं उसको, तो मिस्टर एक्स की पोजीशन पॉइंट डी यानी मेरे रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हो रही, तो वो मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है. इट मीन्स वो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है. लेकिन जो मिस्टर एक्स की पोजीशन है वो पॉइंट सी से लगातार चेंज हुई जा रही है. ठीक है, उसकी पोजीशन वेरी कर रही है पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में, तो वो पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो गया, बट पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है. तो इसका मतलब जो मोशन में क्या हुआ, एक रिलेटिव टर्म, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता.
ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। तो इसी वजह से हम मोशन को रिलेटिव टर्म बोल देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी मोशन होती है तो समझ में आता ही है, क्योंकि मोशन कोई चीज़ तो है नहीं जिसको हम पकड़ लें, है ना। मोशन सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है। तो इस ऑब्जेक्ट ने, ये जो मिस्टर एक्स है उसको हम ऑब्जेक्ट या बॉडी मान लेते हैं, उसने ये मोशन प्रॉपर्टी पोजेस करी ए से बी तक जाने में, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी ये प्रॉपर्टी पोजेस करी ए से बी तक जाने में, सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमने कोई मोशन पोजेस नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमारी जो पोजीशन थी वो चेंज नहीं हो रही थी, इस वजह से हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर थे। तो मोशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो रेफरेंस पॉइंट और दूसरा टाइम, ठीक है। अब मैं टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी पोजीशन को टाइम के साथ ही तो चेंज करेंगे, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेन है, ये ट्रेन की खिड़की है कुछ इस तरीके से, और ये इसका हॉर्न है, ठीक है। ट्रेन जो है वो चलने ही वाली है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एक दोस्त मेरा जो बैठा हुआ है इसमें, उसको सी ऑफ करने आया हूँ, ठीक है। ये बैठा हुआ है दोस्त, इस दोस्त को मैं बोल देता हूँ ए, ठीक है, पॉइंट ए बोल देते हैं इसको। और मैं यहाँ पे इसको सी ऑफ करने आया हूँ, मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है। और मेरे दोस्त के साथ में एक आदमी बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको मैं बोल देता हूँ सी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताया कि जो जैसे ही ट्रेन चलेगी वैसे ही मेरे दोस्त की जो पोजीशन है मेरे रेस्पेक्ट में वो चेंज होगी। अभी ट्रेन नहीं चल रही है तो ये है, जैसे जैसे ट्रेन चलती जाएगी पोजीशन चेंज होती जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वैसे ही पॉइंट सी की चेंज होती जाएगी, पॉइंट सी मतलब जो मेरे दोस्त के पास जो व्यक्ति बैठा है उसकी भी चेंज होती जाएगी। जैसे अभी जो डिस्टेंस है वो ये है, जब ट्रेन चलेगी तो ये, फिर ये, इस तरीके से पोजीशन चेंज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट सी की जो डिस्टेंस है ए के रेस्पेक्ट में, वो क्या चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। चाहे ट्रेन चले या चाहे ट्रेन रुके, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतनी ही रहेगी। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ए बी के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, तो ए बी के रेस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक उसी प्रकार से सी बी के रेस्पेक्ट में मोशन में है, बट सी ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है और ए सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि आपस में इन दोनों की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, पता तो पहले ही चल गया था, लेकिन यहाँ से हमें और क्लियर होता है कि मोशन रिलेटिव टर्म है, ठीक है। मोशन रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट वेरी करती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है और एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं भी हो सकता है। जैसे पॉइंट सी की बात करें, हम ऑब्जेक्ट सी की बात करें, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये मोशन में है, लेकिन अगर हम ए के रेस्पेक्ट में देखें तो ये रेस्ट पर है। तो एक ही ऑब्जेक्ट सी अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में है और नहीं भी है, ठीक है। तो मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। तो ये तो आपका रहा मोशन का इनसाइट। अब आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखो, डिस्टेंस एक्चुअली है क्या? जैसे इसको भी अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक जा रहा है और कुछ इस तरीके से उसका जो पाथ है वो ये है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ इस पाथ को ट्रैवल करके ए से बी तक गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है बस वही होता है डिस्टेंस। अगर हम इसको
दूसरे शब्दों में पिरो कर बोलें तो क्या बोलेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैं बोल दूँ ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये 6 मीटर है, और ये 1 मीटर है छोटा सा, और ये है फॉर एग्जांपल 2 मीटर, तो जो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है वो कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 6 + 1 + 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और जो कि कितना होता है, 7 + 6 13 + 3 16 मीटर। तो जो एक्चुअल लेंथ है हमारे इस पाथ की, ए बी पाथ की, ये 16 मीटर है, तो यही डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं और इनिशियल पोजीशन बोल देते हैं, और जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है जर्नी का, उसे हम बोल देते हैं फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये बहुत लेमन बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंथ भी जोड़ देते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ। सो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पी से उसने अपनी जर्नी शुरू करी, पॉइंट क्यू तक गया, और फिर पॉइंट आर तक आ गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से उसका पाथ रहा है। ये हमारे पास है 12 मीटर और ये है 5 मीटर। तो जो इसका, अब ज़रा मुझे बताना, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है। इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई, और इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। ये क्या है भाई, फाइनल पोजीशन, और ये है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन R है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या ये होगा, बिल्कुल। पाथ तो बहुत सारे हो गए इन दोनों के बीच में, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये भी एक पाथ है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बना दूं तो ये भी एक पाथ है। तो पाथ तो इनफाइनाइट है, बट शॉर्टेस्ट पाथ P और R के बीच में जो है उसकी जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से। अब इसकी लेंथ निकाल सकते हैं हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसकी लेंथ को हम अगर हम x मान लें तो वी इजीली नो कि जो x² है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12² + 5²। इसको हम ठीक तरीके से लिखें तो 144 + 25 वी हैव 169, और जो x की वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी ±13। ठीक है, अब वो प्लस है माइनस है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये लेंथ है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, बट आगे हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर हम 13 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस जर्नी के लिए वो क्या होगी, 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये एक डिफरेंस तो समझ में आ जाता है। ठीक है, एक और चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो और देख लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है, बट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है कुछ ना कुछ तो। ठीक है, कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो होगी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वो एक पॉइंट ए से शुरू किया, ठीक है, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और फिर वहीं आके खड़ा हो गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही ए है, यानी कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, कुछ नहीं, वहीं खड़ा हो गया आके।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। बट यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 0 नहीं है। अगर मैं इस सर्कल की रेडियस को r मान लूँ तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एग्जाम्पल भी देखा हमने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्टेंस हम सब जानते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है देख लेते हैं, इन केस इफ़ यू डोंट नो। तो देखो, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन भी होता है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। बट एक स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ही ले लूँ, तो मान लो पॉइंट ए से मैं चलना शुरू किया, पॉइंट बी तक गया पहले, फिर मैं पॉइंट सी तक गया, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो जो मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, मान लो अगर ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, 17 मीटर। बोलो भाई, ठीक है। और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है अभी हमने कैलकुलेट किया वो क्या हो गया, 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का देखो डायरेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 13 मीटर फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, बट डिस्टेंस को हम सिंपली 17 मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो कुछ इस तरीके से हमें दे दिया जाए, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ठीक है, और आप देख लेना। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमें बता दिया जाए कि पॉइंट पी से क्यू तक हुआ है भाई 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मीटर फ्रॉम पी टू क्यू। बस हमें डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्शन बताना है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो वो हम कैसे भी बता सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप समझ में आ गया होगा। इसके छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। स्केलर क्वांटिटी जैसे मास, ठीक है, मास जो है जैसे 50 केजी किसी का मास है, तो उसका डायरेक्शन थोड़ी ना कुछ होता है। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे डिस्टेंस ही देख लेते हैं, आगे हम लोग स्पीड भी देखेंगे। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और कितनी लग रही है। ठीक है, और वेलोसिटी हो गई, ये सब आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरी बात कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा, उसके बराबर तो हो सकता है, ये केस तो हो सकता है, बस उसके बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो जो पाथ है, जो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी शॉर्टेस्ट पाथ से। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक चला गया, ठीक है, और उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 10 मीटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है ना। और अगर मैं ये बात कर दूँ कि मान लो सी तक चला गया वो, ठीक है, 10 मीटर इस तरीके से, तो यहाँ पे तो जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर हो गया, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रॉम ए टू सी हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10√2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है बट उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और भी एक दो चीज़ें वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ें, तो हम लोग उनको आगे देखेंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और छोटी सी और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअल में या रियल लाइफ में या लेमन वर्ड्स में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक टेबल है, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, टेबल का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं।
यहाँ पर मान लो एक डस्टर रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डस्टर रखा है। मैंने क्या किया, इस डस्टर को उठाया, ठीक है, और इस डस्टर को उठा के मैं पूरे घर में घूम लिया। पूरे घर में घूमने के बाद मैं वापस आ गया और इस डस्टर को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो जो डस्टर डिस्प्लेस कितना हुआ है, मतलब डस्टर की जो पहले जो जगह थी वो ये थी, जो पहले प्लेस थी वो ये थी, अब जो न्यू प्लेस है वो ये हो गई है। तो जो डस्टर है वो डिस्प्लेस कितना हुआ है, मतलब अपनी जगह से कितना हटा है, कितने अमाउंट से हटा है, तो वो दिखाने के लिए हम क्या देखेंगे, हम यही तो देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है वही तो देखेंगे। और ये डिस्टेंस क्या है, देखो जब मैंने डस्टर को उठाया था तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, और जब मैं डस्टर को उठाया और उसको घुमा गया तो जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है वो तो कुछ और ही रही होगी, लेकिन जो मेरी फाइनल पोजीशन है वो ये हो गई, डस्टर को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये है, तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही तो होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि डस्टर कितना डिस्प्लेस हुआ है, उस अमाउंट को ही हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डस्टर है और कोई ऑब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का लेमैन वर्ड्स में अगर हम मतलब देखें तो क्या है, कोई भी चीज़ कितने अमाउंट से डिस्प्लेस हुई है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितना अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, हम उसकी बस इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन देखेंगे, कितनी डिस्प्लेस हुई है, कितने अमाउंट से डिस्प्लेस हुई है, उसी अमाउंट को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्लेनेशन लेमैन टर्म्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉइंग।